नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे डचों, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने कैसे भारत पर अपना आधिपत्य जमाया और कैसे वे भारत में प्रवेश कर पाए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले हमने 2 वीडियो ज़रूर कवर किए हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डचों, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बारे में। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। कॉर्नेलिस डेहस्तमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत यानी सुमात्रा एवं बैंटिम में पहुंचा। उसके उपरांत डचों ने भारत और पूर्वी जगत की कई समुद्रिक यात्राएं संपन्न करीं। अंततः 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत बेरेनिकदे ओस्ट इंडिसे अर्थात यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई। इस प्रस्ताव द्वारा डच संसद ने कंपनी को 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने, भूमि प्राप्त करने तथा दुर्ग बनाने के संबंध में अधिकार पत्र दिया। इस कंपनी की संयुक्त पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। कंपनी का संचालन डच सरकार के आदेशानुसार 17 सदस्यीय एक बोर्ड द्वारा किया जाता था। इसके सदस्य महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति थे। डचों के आगमन के समय पुर्तगालियों का पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार था। डच काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार हेतु मूलतः इंडोनेशिया, जिसको मसाला पुंज द्वीप भी कहते हैं, पर निर्भर थे। अतः पुर्तगालियों से डचों का संघर्ष होना ही था। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर अम्बायना ले लिया तथा धीरे धीरे मसाला द्वीप पुंज में उन्हें हराकर 1619 ईस्वी में जकार्ता के खंडहरों पर बैटिविया नामक नगर बसाया। 1641 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया तथा 1658 ईस्वी में सीलोन यानी श्रीलंका की अंतिम पुर्तगाली बस्ती पर अधिकार जमा लिया। व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाले डचों ने 1602 ईस्वी में बैंटम के निकट एक युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर गुजरात में कोरोमंडल तट पर और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित करीं। भारत में इनकी महत्वपूर्ण कोठियां मुसलीपट्टम, पुलिकट, सूरत, विमलीपट्टम, कराईकल, बड़ानगर, बालासोर, नागपट्टिनम और कोच्चि में खुली। डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 में पीपली में स्थापित की और कुछ ही दिन बाद डच पीपली से बालासोर चले गए और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1653 में डचों ने हुगली के निकट चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। उसके उपरांत बंगाल में डचों का सही ढंग से व्यापार शुरू हुआ। चिनसुरा में डचों ने गुस्तावुस नामक किले का निर्माण किया। इसके बाद डचों ने कासिम बाजार में और पटना में फैक्ट्री स्थापित की। मालाबार तटवर्ती प्रदेश में कोचीन और कन्नानौर 2 प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र थे। 1690 ईस्वी के बाद पुलिकट के बदले नेगापट्टम कोरोमंडल तट पर डचों का मुख्य केंद्र बन गया था। डच लोग मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, वस्त्र, अफीम व शोरा का व्यापार करते थे। इनकी व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता यानी कैरेटल सिस्टम पर आधारित थी। डचों ने भारत से पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से तो निष्कासित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के सामने ये नहीं टिक सके। 1759 में अंग्रेज और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच पराजित हुए और उनका भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। 1795 में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से भारत से निष्कासित कर दिया। डचों के पतन के जिम्मेदार कारणों में उनका अंग्रेजों की तुलना में नौसैनिक शक्ति का कमज़ोर होना, मसालों के द्वीपों पर अधिक ध्यान देना, आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना, अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति अपनाना आदि कारण माने जाते हैं। डचों ने भारत में व्यापार पर ही अधिक ध्यान दिया। उन्होंने यहाँ की राजनीति में ना तो कभी हस्तक्षेप किया और ना ही रुचि ली। तो ये थे डच के बारे में, डचों ने कैसे अधिकार किया। अब जानते हैं अंग्रेज़ों के बारे में। अंग्रेज द इंग्लिश। भारत में सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज समुद्री मार्ग से हेक्टर यानी रेड ड्रैगन नामक व्यापारिक जहाज से गुजरात के सूरत नामक बंदरगाह पर आया। यद्यपि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिल्डेन हॉल था, जो स्थल मार्ग से 1597 में आया था, लेकिन
16वीं शताब्दी तक पुर्तगाल का विलय स्पेन में हो गया था और 1588 में स्पेन जहाजी बेड़ा आर्मेडा अंग्रेज़ों द्वारा पराजित होता है, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जॉन मिल्डन हॉल ने किया था। और इस पराजय के बाद एशिया के व्यापार से पुर्तगाली नियंत्रण समाप्त हो गया था। इस पराजय के अवशेषों पर डच और अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1599 ईस्वी में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कंपनी की स्थापना करी, जिसमें कुल 217 व्यापारी थे। इनके द्वारा स्थापित कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। आरंभ से ही वह राजतंत्र से संबंधित थी। रानी एलिजाबेथ 1558 से लेकर 1603 ईस्वी ने इसमें हिस्सेदारी की थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान देकर इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान करी। इसी फरमान को चार्टर अधिनियम कहा गया। कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके 26 सदस्यों को मिलाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अथवा निदेशक मंडल का गठन किया गया। इन सदस्यों में एक निदेशक मंडल एवं एक उपनिदेशक होता था तथा शेष 24 सदस्य के रूप में कार्य करते थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पहली समुद्री यात्रा 1601 से लेकर 1603 ईस्वी में की गई। इसी वर्ष उसके जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप गए। कंपनी ने 1608 में भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोली। उस समय व्यापारिक कोठी को गोदाम या कारखाना कहते थे। शाही कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए कंपनी ने राजा जेम्स प्रथम के एक पत्र के साथ कैप्टन हॉकिंस को 1608 ईस्वी में भारत भेजा, जो 1609 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वह तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। हॉकिंस का मित्र की तरह स्वागत किया गया और उसे 400 का मनसब तथा एक जागीर और खान की उपाधि दी गई। उसने बादशाह से सूरत में एक अंग्रेजी कंपनी खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली, परंतु मुगल दरबार में पुर्तगाली प्रतिद्वंदी सौदागरों के कारण वह अनुमति शीघ्र ही रद्द कर दी गई। 1611 ईस्वी में हॉकिंस ईस्ट इंग्लैंड लौट गया। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र द्वारा अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी रूप से एक कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दी। हॉकिंस की वापसी के पश्चात 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। रो सम्राट जहांगीर की कृपा पाने में सफल हुआ। वह 3 वर्ष तक एक मान्य राजदूत के रूप में अजमेर, मांडू व इलाहाबाद में रहा। वह अपनी आशा के अनुरूप विधिवत और निश्चित संधि पत्र प्राप्त करने में तो असफल रहा, परंतु उसे कुछ नगरों में कोठियां स्थापित करने की आज्ञा मिली। 1618 में मिल गई। फरवरी 1619 में सर टॉमस रो इंग्लैंड वापस चला गया। अंग्रेज़ों ने 1623 तक सूरत, बड़ौच, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, आगरा और अजमेर में कोठियां स्थापित कर ली थीं। ये सभी कोठियां सूरत की कोठी के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष व काउंसिल के नियंत्रण में रख दी गईं। 1640 में उन्होंने मद्रास नगर की स्थापना की और आत्मरक्षा के लिए वहां एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और उसका नाम सेंट जॉर्ज का किला यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया। 1651 में बंगाल के व्यापार विस्तार करने के ध्येय से ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में भी एक कोठी खोली गई। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना तथा राजमहल में अंग्रेजी फैक्ट्रियां स्थापित हुईं। 1667 ईस्वी में सम्राट औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा प्रदान करते हुए एक फरमान जारी किया। 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को एक नया आज्ञा पत्र प्रदान किया, जिसके आधार पर कंपनी को मुद्रा ढालने, किला बनाने, न्याय करने तथा गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह करने का अधिकार मिल गया।
1662 में ईस्वी में ही चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने के उपलक्ष्य में दहेज के रूप में बम्बई का बंदरगाह मिला था, जिसे उसने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1669 ईस्वी और 1677 ईस्वी के मध्य कंपनी के गवर्नर गैरोल्ड आगियर ने आधुनिक बम्बई नगर की नींव डाली। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया। 1690 ईस्वी में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने कंपनी को निमंत्रण दिया। 1690 ईस्वी में ही जॉब चारनॉक ने सुल्तानती में एक अंग्रेजी कोठी की स्थापना करी। वर्धमान जिले के जमींदार शोभा सिंह द्वारा विद्रोह किए जाने से अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में सुल्तानती की किलेबंदी करने का अवसर मिल गया और सूबेदार और अजीमुशान ने अंग्रेजों को 3 गांवों की जिम्मेदारी प्रदान करी, क्रमशः कालीकाता, सुल्तानती, गोविंदपुर। इसके बदले अंग्रेजों को इन गांवों के जमींदारों को मात्र 1200 रुपये देने पड़े। उन्हीं 3 गांवों के भू क्षेत्रों पर कलकत्ता नगर की स्थापना की गई एवं 1697 ईस्वी में सुल्तानती की किलेबंदी कोठी का नाम फोर्ट विलियम रखा गया तथा सर चार्ल्स आयर इसके प्रथम प्रेसिडेंट हुए। इस प्रकार कंपनी ने 80 वर्षों में ही 3 प्रमुख बंदरगाहों बम्बई, मद्रास और कालिकाता पर अपना आधिपत्य कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1715 ईस्वी में कंपनी ने मुगल दरबार में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भेजा। इसका उद्देश्य मुगल भारत में विशेषाधिकार तथा कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को प्राप्त करना था। इस शिष्टमंडल में विलियम हैमिल्टन नाम का एक शल्य चिकित्सक भी था, जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर को एक भयंकर रोग से स्वस्थ लाभ कराने में सफल हुआ। सम्राट ने प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में पूर्व प्रचलित सुविधा को मान्यता प्रदान करते हुए कंपनी के व्यापार को चुंगी और करों से मुक्त कर दिया तथा कलकत्ता और मद्रास के समीप कुछ गांव भेंट स्वरूप प्रदान किए। साथ ही कंपनी द्वारा बम्बई की टकसाल से जारी किए गए सिक्के को मुगल साम्राज्य में मान्यता मिल गई। और महोदय ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। इस प्रकार कंपनी की स्थिति पहले से दृढ़ हो गई। उसका भारत के एक भूभाग पर अधिकार हो गया। कंपनी की इस उपलब्धि ने कालांतर में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये था अंग्रेजों के बारे में। अंग्रेजों के बाद भारत में डेनिश व्यापारी 1616 ईस्वी में आए। उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 में तंजौर के ट्रॉकेबर यानी तमिलनाडु में स्थापित की एवं 1676 में उन्होंने श्रीरामपुर बंगाल में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित करी। इन्होंने भारत में लगभग 25 वर्षों तक व्यापार किया, परंतु अंग्रेजी प्रतिद्वंदिता एवं कूटनीतिक चालों के चलते डेनिश व्यापारी टिक नहीं सके और उनके व्यापार में लगातार गिरावट होने के कारण 1745 में उन्होंने अपनी सभी भारतीय फैक्ट्रियों को अंग्रेजी कंपनियों के हाथों अल्प दामों में बेच दिया और भारत से चले गए। अब आते हैं फ्रांसीसी। भारत में व्यापारिक दृष्टि से प्रविष्ट हुए। यूरोपीय देशों में सबसे अंत में फ्रांस के व्यापारी भारत आए। हेनरी चतुर्थ, रिचलू और कोलबर्ट जैसे कुछ फ्रांसीसियों ने पूर्वी व्यापार का महत्व महसूस किया। कोलबर्ट सम्राट लुई 14वें का मंत्री के लगातार प्रयासों के बाद 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी द इंडस ओरिएंटल नाम दिया गया। इस कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कोरॉन तथा या फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। इसके बाद इस्फहान या ईरान का निवासी मरकारा भी था। 1668 में इस दल ने सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित करी।
मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम में दूसरा कारखाना लगाया। फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मछलीपट्टनम की जिम्मेदारी सौंपी गई। फ्रांसिस मार्टिन ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया। 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने उसके नेतृत्व में तंजावुर के शासक से मद्रास के निकट सेंट थोमे को प्राप्त किया, किंतु अगले वर्ष उसका जल सेनापति दी ला हे गोलाकुंड के सुल्तान और डचों की संयुक्त सेना से पराजित हुआ। फलतः सेंट थोमे डचों के पास चला गया। इसी बीच फ्रांसिस मार्टिन और बेलांग लेस्पिने ने वालीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेख खां लोदी से एक छोटा सा गांव मद्रास के निकट प्राप्त किया। इसी गांव को पांडिचेरी के रूप में फ्रांसीसियों ने 1674 ईस्वी में विकसित किया। यह पूरी तरह से किलाबंद यानी कि फोर्ट लुई था। 1674 ईस्वी में स्थापित पांडिचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया गया। इसीलिए फ्रांसिस यानी फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बंगाल में फ्रांसीसियों ने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके 1690 से 1692 में चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध केंद्र को स्थापित किया। इसी समय यूरोप में डचों यानी अंग्रेजों द्वारा समर्थित डचों और फ्रांसीसियों के मध्य प्रतिद्वंदिता चल रही थी। उसका प्रभाव भारत पर पड़ा और यहाँ दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गए। पांडिचेरी को डचों ने 1693 ईस्वी में अपने आधिपत्य में ले लिया और 5 वर्ष तक अपना शासन कायम रखा, किंतु 1697 ईस्वी की रिजविक की संधि द्वारा फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। फ्रांसिस मार्टिन को पुनः पांडिचेरी का गवर्नर बना दिया गया और उसने उसकी समृद्धि को लौटाया तथा अपनी मृत्यु 1706 ईस्वी के पूर्व तक उसने इसे कलकत्ता से अधिक समृद्ध शहर बना दिया। 1706 से लेकर 1720 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसियों की गतिविधियां निष्क्रिय रहीं। उन्होंने सूरत और मछलीपट्टनम की फैक्ट्रियां बंद कर दी। यह सब फ्रांस की आंतरिक राजनीति के कारण हुआ। इस दौरान पांडिचेरी के 5 गवर्नर हुए, किंतु कोई भी मार्टिन को मजबूत और बुद्धिमत्तापूर्ण नीति का अनुसरण नहीं कर सका। 1720 और 1742 ईस्वी के मध्य पांडिचेरी के नए गवर्नर लिनो और ड्यूमा बनाए गए। उनके नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी ने पुनः विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करी। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1724 ईस्वी में मालाबार समुद्र तट का पहला कारण था। मालाबार समुद्र तट पर स्थित माहे और 1739 ईस्वी में कराईकल पर अपना अधिकार करके कंपनियां खोलीं। 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसियों की नीति में आमूल परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार बना लिया। इससे भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष आरंभ हो गए। अंग्रेजी फ्रांस संघर्ष भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध यानी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से आरंभ हुआ था। उस समय फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी में था तथा मछलीपट्टनम, कराईकल, माहे, सूरत और चंद्रनगर में उनके उप कार्यालय थे। दूसरी ओर अंग्रेजों की मुख्य बस्तियां मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में थीं तथा अनेक उप कार्यालय थे। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों का भारत में संघर्ष कर्नाटक से प्रारंभ हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 1748 ईस्वी। कर्नाटक उस समय हैदराबाद सूखे का अंग था। यहीं अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता इस युद्ध का पहला कारण था, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाकर धनी होने का प्रयास कर रही थीं। अतः ऐसी परिस्थितियों में दोनों के मध्य संघर्ष होना अनिवार्य था। 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियन उत्तराधिकार का
युद्ध यूरोप में शुरू हुआ। इस युद्ध का प्रभाव भारत स्थित अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों पर भी हुआ। यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे, अतः भारत में वे एक दूसरे के विरुद्ध लड़ पड़े। फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर का इस संबंध में कथन है कि अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखानों में माचिस लगा दी। ये वॉल्टेयर का कथन था। 1744 ईस्वी के ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार भारत पहुंचा। उस समय भारत में फ्रांसीसी बस्ती के केंद्र पांडिचेरी का गवर्नर डुप्ले था। दूसरी ओर मद्रास की अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर निकोलस मोर्स था। डुप्ले फ्रांसीसी जलशक्ति की निर्बलता से परिचित था, अतः उसने अंग्रेजी गवर्नर मोर्स के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों को भारत में तटस्थता की नीति का अनुसरण करना चाहिए, परंतु इससे पहले ही अंग्रेज गवर्नर को यह सूचना प्राप्त हो चुकी थी कि इंग्लैंड से कमांडर बार्नेट की अध्यक्षता में एक जहाजी बेड़ा उनकी सहायता के लिए प्रस्थान कर चुका है। इसी कारण गवर्नर मोर्स ने डुप्ले को किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। मद्रास तथा पांडिचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। डुप्ले ने अंग्रेजों की ओर से निराश होकर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार का युद्ध न होने दें। अनवरुद्दीन के आदेश पर अंग्रेज भी शांत हो गए, क्योंकि वे नवाब को कुद्र या नाराज नहीं करना चाहते थे। इस कूटनीति का सहारा लेकर डुप्ले ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की उस समय रक्षा कर ली, जबकि फ्रांसीसी जलशक्ति बहुत निर्बल थी। मॉरिशस एक अन्य फ्रांसीसी बस्ती थी। उसका गवर्नर ला बुर्डोने था। डुप्ले ने उसे सहायता देने के लिए लिखा। जुलाई 1744 ईस्वी तक वह अपनी सेना सहित भारत के कोरोमंडल तट पर पहुंच गया। उसने कमांडर बार्नेट के उत्तराधिकार पेनेट को, जो कि एक अयोग्य अधिकारी था, जल युद्ध में पराजित करके लंका की ओर भगा दिया। अब फ्रांसीसियों के लिए कोई बाधा नहीं थी। अब डुप्ले या ला बुर्डोने ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया और सितंबर 1746 ईस्वी में उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इतिहासकार रॉबर्टसन के अनुसार डुप्ले तथा ला बुर्डोने अधिक समय तक पारस्परिक सहयोग से कार्य न कर सके। डुप्ले मद्रास को अपनी अधिकार में लेना चाहता था, जबकि ला बुर्डोने का विचार था कि मद्रास से फिरौती लेकर उसे पुनः अंग्रेजों को वापस कर दिया जाए। अंत में ला बुर्डोने ने 4 लाख पाउंड की विशाल राशि को रिश्वत के रूप में स्वीकार करके मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया और स्वयं वहां से चल दिया। मद्रास को वापस करना डुप्ले की इच्छा के विरुद्ध था, इसलिए ला बुर्डोने के जाते ही उसने मद्रास पर आक्रमण करके पुनः उस पर अधिकार स्थापित कर लिया। उसने क्लाइव सहित अनेक अंग्रेजों को बंदी बना लिया। इसका अगला पार्ट देखते हैं अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। यह आपको पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम अडयार का युद्ध और कर्नाटक का युद्ध आदि बारे में हम जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।